गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GAD भी बोलते हैं। जिस बुक से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है DSM-5 TR। यूजुअली DSM को ही यूज़ किया जाता है जब हम किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं। ये DSM-5 TR उसका अभी सबसे लेटेस्ट वर्जन है। सो इसमें देख लेते हैं GAD को डायग्नोस करने के 6 क्राइटेरिया हैं। First one is excessive anxiety and worry occurring more days than not for at least 6 months about a number of events or activities such as work or school performance. 6 months का टाइम पीरियड देखते हैं जब एक इंडिविजुअल को कॉन्स्टेंटली एनजाइटी या वरी हो रही है, पर वो एक रीज़न को पिन पॉइंट नहीं कर पाता। यूजली ये देखा गया है कि जब एडल्ट्स में जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं तो एक सिचुएशन को पिन पॉइंट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि किस वजह से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के केसेस में क्या होता है, एक इंडिविजुअल को अपनी नेगेटिव इवैल्यूएशन होने का डर रहता है सोशल सिचुएशंस में। जैसे कि उसको लगता है जैसे कि अगर वो कोई सोशल सिचुएशन अटेंड करेगा तो वो होगा कि बात करते करते उसका हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाएगा, उसको स्वेट होने लगेगा, उसको ब्रीदिंग इश्यूज़ होने लगेगा और उसको लगेगा कि अगले बंदे को सब पता है उसके साथ क्या क्या हो रहा है और वो उसको नेगेटिवली इवैल्यूएट करेंगे, उसके बारे में गंदा गंदा सोचेंगे। इस डर की वजह से क्या होता है कि वो सोशल सिचुएशंस अवॉइड करना शुरू कर देता है। या फिर पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, पैनिक अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक्स में सिम्टम्स एंजाइटी के ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, पर क्या होता है, एक नॉर्मल पीरियड चल रहा है, उसके बाद क्या होगा, एकदम से एंजाइटी का अटैक आता है, पैनिक अटैक, एंड देन फिर उसके बाद जितने मिनट वो लास्ट करता है उसके बाद नॉर्मल शुरू हो जाता है। पर GAD के केस में ये नहीं होता है। एक तो कॉन्टीन्यूसली क्रॉनिक चलता है, 6 मंथ्स तो मानते हैं क्राइटेरिया। उसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है कि इसमें कभी एकदम से बढ़ जाए एंजाइटी, एकदम से कम हो जाए, ऐसा नहीं होता, ये कॉन्स्टेंट वरी रहती है। सेकेंड क्राइटेरिया है द इंडिविजुअल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल द वरी। ये हम कैसे देखते हैं, जैसे कोई इंडिविजुअल है जिसको GAD नहीं है, पर समझो उसको किसी बात को लेकर चिंता हो रही है, अभी उसके सामने कोई और सिचुएशन आई तो क्या होगा, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा उस नई सिचुएशन को लेके। वरी तो वो भी कर रहा था, पर नई सिचुएशन के आने के बाद क्या हो गया, उसका माइंड डाइवर्ट हो गया। पर जिसको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होगा वो अपना माइंड डाइवर्ट ही नहीं कर पाएगा उन चीज़ों को लेके, वो कांस्टेंट उसी बात को सोचता रहेगा, जिसकी वजह से ये होगा कि ना वो अपनी फैमिली पे ध्यान दे पाएगा, सोशल सिचुएशन अपनी सोशल रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाएगा। हो सकता है वो फाइनेंशियली अपनी जॉब पे काम ना कर पाए, उसकी वजह से उसको फाइनेंशियल इश्यूज होने लगे। सो ये कैसे GAD को, एक नॉर्मल किसी को अगर वरी या कुछ एंजाइटी हो रही है उससे GAD को डायग्नोस करने का दूसरा क्राइटेरिया ये है। थर्ड क्राइटेरिया है द एंजाइटी एंड वरी आर एसोसिएटेड विद 3 और मोर ऑफ द फॉलोइंग 6 सिम्टम्स फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए देखते हैं कि जो नीचे 6 दिए गए सिम्टम्स हैं उनमें से एटलीस्ट 3 प्रेजेंट होने चाहिए। फर्स्ट है रेस्टलेसनेस और बीइंग और फीलिंग कीड अप और ऑन द एज। रेस्टलेसनेस हो गया, बेचैनी होना, एक जगह आराम से बैठ नहीं पाना। सेकेंड, बीइंग ईजिली फटीग्ड। अभी GAD के केस में क्या होता है, जब हम एक कॉन्स्टेंटली एनजाइटी के स्टेट में होते हैं, सो बाहर से भले ही हम कुछ इतना काम ना कर रहे हो, पर फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी में हार्ट रेट बहुत तेज़ होता है, हमारी ब्रीदिंग फास्ट रहती है। इन सब की वजह से क्या हो सकता है, हमारी एनर्जी काफ़ी यूटिलाइज होती है, जिसकी वजह से हमें बिना ज़्यादा काम किए भी थका थका लग सकता है। थर्ड है डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग और माइंड गोइंग ब्लैंक, मतलब हम किसी चीज़ पे फोकस ही ना कर पाए, ये थर्ड सिम्टम हो सकता है। फोर्थ है इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, सेम उस चीज़ की वजह से। फिफ्थ है मसल टेंशन, जब हम एक स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस हम चाहे ऐसा लगता है हम दिमाग में हमें चिंता हो रही है, पर उसका इफेक्ट बॉडी पे देखने को ज़रूर मिलता है। जो उसके सोमेटिक सिम्टम्स आते हैं स्ट्रेस के, यूजुअली मसल टेंशन होता है, ब्रीदिंग होता है, हाई रैपिड हार्ट रेट होता है, ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। मसल टेंशन भी एक सिम्टम है। एंड जो सिक्स्थ है वो है स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोम्निया बोलते हैं जिसको। अगर कोई बंदा कॉन्टीन्यूसली वरी कर रहा है तो ऑब्वियसली मतलब इंसोम्निया देखने को मिल सकता है। इंसोम्निया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली इंसोम्निया, मिडल इंसोम्निया एंड टर्मिनल इंसोम्निया। अर्ली इंसोम्निया होता है रात को नींद ही ना आना, मतलब सोने में दिक्कत आना। मिडल इंसोम्निया होता है रात को नींद आ गई पर रात को बीच में नींद खुल गई, मतलब सो लिया बंदे ने 1-2 घंटे पर बीच में रात को नींद खुल गई। थर्ड है टर्मिनल इंसोम्निया, जिसको बोलते हैं कि जैसे कोई इंडिविजुअल है जो यूजुअली 8 बजे उठता है सुबह, ठीक है, उसकी क्या होगी 5 या 6 बजे नींद खुलनी शुरू हो जाएगी, मतलब जल्दी उसकी नींद खुलनी शुरू हो जाएगी, उसको बोलेंगे टर्मिनल इंसोम्निया। ये था हमारा फोर्थ क्राइटेरिया, फोर्थ नहीं सॉरी, ये था थर्ड पॉइंट का सिक्स्थ पॉइंट। नाउ D पॉइंट है द एंजाइटी वरी और फिजिकल सिम्टम्स
कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। इससे हम ये समझते हैं, देखो जैसे कोई बंदा कॉन्टीन्यूसली वरी कर रहा है किसी चीज़ को, उसका किसी और चीज़ पे माइंड ही नहीं डाइवर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी सोशल लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, वो रिलेशनशिप्स उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाएगा, फिर उसकी फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, उसकी जॉब पे इश्यूज़ हो सकते हैं, ये सब भी, ये है डी क्राइटेरिया। ई है द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ सबस्टांस, फॉर एग्जाम्पल अ ड्रग ऑफ अब्यूज़, अ मेडिकेशन और अनदर मेडिकल कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल हाइपरथायरॉयडिज्म। ये जो डिस्टर्बेंस है ये किसी ड्रग के इस्तेमाल की वजह से नहीं होनी चाहिए। समझो किसी ने अल्कोहल लिया है, वो कॉन्टीन्यूसली अल्कोहल लेता है, और अगर वो किसी दिन नहीं अल्कोहल ले रहा है तो उसको ऑब्वियसली विड्रॉल पड़ेगा अल्कोहल का, और विड्रॉल में एनजाइटी होना एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। बहुत सारे और सिम्टम्स भी होंगे पर एनजाइटी भी होगी, सो ये हमको अलग करना है कि ये किसी ड्रग का विड्रॉल सिम्टम्स तो नहीं है। एंड सेकेंड चीज़ तो इसमें ये है कि हमको ये एक मेडिकल कंडीशन से भी इसको अलग करना है। मेडिकल कंडीशन हो गया जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में हो सकता है किसी को सेम सिम्टम्स आते हो, सो हमको पहले ही क्लियर करना है कि उसको हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं है, उसकी वजह से तो नहीं हो रहे, अगर नहीं है फिर हो सकता है कि उसको जीएडी हो। ठीक है। एफ पॉइंट है द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर। बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिसके हो सकते हैं सिम्टम्स काफ़ी मैच करते हो, पर उसकी एक मेन थीम होती है जो उसको डिस्टिंग्विश करती है सब एक डिसऑर्डर्स को। जैसे कि उन्होंने खुद बताया, एनजाइटी और वरी अबाउट हैविंग पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर में हमें डर रहता है कि हमको पैनिक अटैक ना आ जाए। नेगेटिव इवैल्यूएशन इन सोशल एनजाइटी डिसऑर्डर, कंटामिनेशन और अदर ऑब्सेशंस इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जिनको ओसीडी होता है ना, उनको भी एनजाइटी रहती है कि वो किसी ऐसी गंदी चीज़ को टच ना कर दे, अगर वो नहीं भी किया कर भी दिया तो वो 50 बार हाथ धोएंगे, उनको शांति नहीं मिलेगी कि उनका हाथ साफ़ हुआ है, तो वो करते रहेंगे। तो ये ओसीडी में ये थीम चलती है। सेपरेशन फ्रॉम अटैचमेंट फिगर इन एससीडी, सेपरेशन एनजाइटी डिसऑर्डर में जब हम अपनी किसी अटैचमेंट फिगर से दूर होने लगते हैं, उस टाइम पे जो एनजाइटी होती है उसको सेपरेशन एनजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। पीटीएसडी में क्या होता है, कोई एक ट्रोमैटिक इवेंट होता है, कभी भी उसकी याद है तो एनजाइटी होने लगती है, सो ये वो उसकी थीम है। gaining weight in anorexia nervosa, physical complaints in somatic symptom disorders, perceived appearance flaws in body dysmorphic disorder, having a serious illness in illness anxiety disorder, and the content of delusional beliefs in schizophrenia delusional disorder। ये सब डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हो सकता है सिम्टम्स मैच करते हैं, तो हम इनको अलग करना है, तभी हम जीएडी का डायग्नोसिस बना सकते हैं। जो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जो भी लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो डायग्नोसिस बना सकते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट, डायग्नोस्टिक फीचर्स। द एसेंशियल फीचर ऑफ जीएडी इज़ एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी अबाउट अ नंबर ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज़। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप एक पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो कि ये इस इवेंट की वजह से इसको हो रहा है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। और फिर इंटेंसिटी कितनी इंटेंस है, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए एंजाइटी हो रही है, फ्रीक्वेंसी कितनी बार एक दिन में कितनी बार होता है, ये सब देखते हैं इसमें। द इंडिविजुअल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल द वरी एंड टू कीप वरीसम थाट्स। इंडिविजुअल के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो वरी को कैसे अपनी थाट, मतलब उसके दिमाग में वो थाट्स आती रहती हैं और उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एडल्ट्स विद GAD ऑफन वरी अबाउट एवरी डे डेली लाइफ रूटीन सर्कमस्टांसेस सच एज, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई एक इवेंट नहीं है, सो जो एडल्ट्स हैं GAD के साथ उनको क्या क्या कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, तो यहाँ लिखा है रूटीन लाइफ सर्कमस्टांसेस सच एज पॉसिबल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हेल्थ एंड फाइनेंसेस, health of family members, misfortune to their children, and minor matters, for example doing household chores or being late for appointment। सो बहुत ही छोटी चीज़ के लिए क्या हो सकता है, एनजाइटी अराइज हो सकती है, और फिर उस एनजाइटी से मतलब अटेंशन को डाइवर्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो अभी हम देख रहे हैं कि GOD जो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसको हम नॉन पैथोलॉजिकल एनजाइटी से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब एक एनजाइटी है पर वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, वो एक ऐसा नहीं है कि वो एक क्लिनिक में जाके उसको डायग्नोस किया जा सके। फर्स्ट, the worry associated with GAD are excessive and typically interfere significantly with psychosocial functioning, whereas the worry of everyday's life are not excessive and are perceived as more manageable। सबसे पहले तो मतलब GAD का यही है कि कोई भी इवेंट होगा तो वो उस इंडिविजुअल को जिसको GAD, उसका रिएक्शन ही उस इवेंट को लेके ऐसे होगा कि पता नहीं जैसे अभी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मतलब आपको लगेगा कि इवेंट तो यार वो भी देख रहा है पर उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये,
पर जो जिसको GAD है वो एक बहुत ही मतलब जो उसका रिएक्शन होगा ना, वो आपको लगेगा ही नहीं कि वो सिचुएशन के लिए वो उसका रिएक्शन है। वो उसका रिएक्शन एक बहुत ही, जब किसी की लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है ना, वो उस टाइप का रिएक्शन वो छोटी छोटी दिन में नॉर्मल सिचुएशंस होने वाली को देते हैं। सेकंड जो क्राइटेरिया है जो डिस्टिंग्विश करता है GAD को नॉन पैथोलॉजिकल एंजाइटी से, वो होता है कि जो GAD में एंजाइटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा, उसका एक तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और वो परवेसिव होती है और मतलब लंबे समय तक चलेगी थोड़ी, एज़ कम्पेयर टू नॉन पैथोलॉजिकल एंजाइटी। और उसमें माइंड कोई और सिचुएशन आती है तो माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, पर जो GAD है उसके केसेस में ऐसा नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट है जो फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें एंजाइटी के केस में, जैसे कि हार्ट रेट होना, हार्ट रेट फास्ट होना, मसल टेंशन होना, ब्रीदिंग फास्ट होना, या किसी किसी को डायरिया हो जाता है। ये जो हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम है वो हाइपर अराउजल में चला जाता है, फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे डाइजेशन का हो गया या कोई भी दूसरे ऑर्गन, उसमें से एनर्जी क्या होती है हमारी फाइट और फ्लाइट की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से हमारे फिजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को नॉन पैथोलॉजिकल एंजाइटी से डिस्टिंग्विश करता है। 12 मंथ प्रिवलेंस जो है एडल्ट्स में GAD की वो है 2.9%, मतलब 100% इंडिविजुअल में से ऑलमोस्ट 3% इंडिविजुअल्स को 12 महीने में GAD डायग्नोस होता है। एंड ऑल्सो वन थिंग दैट women and adolescent girls are almost twice as likely to be diagnosed with GAD. सेम विद द डिप्रेशन एंड सेम विद द एंजाइटी कि क्या होता है women में ऑलमोस्ट ट्वाइस, अगर एक मेल को GAD हो रहा है तो women को 2, मतलब 1:2 का रेशो चलता है, बोथ इन डिप्रेशन एज वेल एज इन जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। सो ये गाइस मेन पॉइंट हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के रिलेटेड। आई होप आपको समझ लगे हों। नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर GAD, जिसमें हम देखेंगे कि ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को हम कैसे समझ सकते हैं एंड उसका ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। हम उसमें कॉग्निशन पे वर्क करेंगे, बिहेवियर पे वर्क करेंगे, इमोशन पे वर्क करेंगे, एंड देन वी विल यूज़ सम रिलैक्सेशन टेक्निक्स टू ओवरकम दिस एंजाइटी इन द जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर किसी को आप जानते हैं जिसको जो ये पढ़ रहा हो साइकोलॉजी, स्पेशली क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो प्लीज़ उसको शेयर कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एज वेल गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।